आज अगेन दिस टाइम द वीडियो इज ऑल अबाउट ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा 12 या 13 जून को आपके पास जो है कुछ बॉम्बिंग हुई थी इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। हम सब ने टीवी चैनल्स तो देखे थे। आज कुछ मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे, जिस तरफ शायद हमारा जहन नहीं गया था, शायद हमें इस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं था। मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो सो दैट यू कुड गेट टू नो अबाउट होल फैक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। पहला सवाल, हमने ये चीज़ देखी कि ट्रम्प की सबसे पहले आने के बाद सेकंड टर्म है, ऑब्वियसली 2017 में भी आए थे, सेकंड टाइम आया यूएस प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली बहुत सारे जो फैसले वो एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर हो रहे हैं और अल्टीमेटली बहुत सारी जो अलायंसेज हैं, एलाइज हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि आपने देखा होगा शायद यूक्रेन के साथ बड़ा अजीब सा रवैया है। ठीक है, अगर हम जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन देखें, जो बाइडन के साथ जो अमल था यूक्रेन का, यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा था। अभी अगर हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे इस वक्त, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली ये कहती है कि रशिया की तो गलती होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी गलती रशिया की हो। आपने भी कुछ ना कुछ इंस्टिगेट किया होगा, उकसाया होगा उनको वॉर के लिए, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब कि हमारे रिसोर्सेज आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैकहैंड पे हाथ खींचना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, बिकॉज ऑफ ट्रम्प। इस सारे मामले में सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि देखिए ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना बहुत सारे डिफिकल्ट फैसले किए गए, पहले भी फर्स्ट टर्म के अंदर भी किए गए जब वो 2017 में आया था, और अभी भी मुश्किल फैसले किए गए। अब इसकी जगह पे देखा जाए, इसराइल जो है कंटिन्यूस बॉम्बिंग कर रहा था गजा के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, और पूरी दुनिया खामोशी देख रही थी। कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी डिप्लोमेसी के जिम्मे में आता है, अल्फाज के जिम्मे में आता है, प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, ईरान ने सपोर्ट किया पैलेस्टाइन को, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका सिलसिला ये बना कि इसराइल ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। अब सबसे बड़ा मसला, ईरान के साथ अमेरिका का इशू क्या आज शुरू हुआ है? सबसे पहला सवाल ये। ऑब्वियसली इसका जवाब नहीं है। उसका रीजन है कि ये इशू एक जमाने से चलता आ रहा है, और इशू ये वॉर का नहीं, ये मिसाइल्स का नहीं, इशू है न्यूक्लियर वेपन का। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री कि न्यूक्लियर वेपन की स्टोरी ईरान के साथ शुरू कहाँ से होती है। 1960s के अंदर, 1968 या 1970 के अंदर एक हमने ट्रीटी साइन की थी पूरे कंट्रीज ने, वर्ल्ड ने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। थोड़ा सा नाम मुश्किल है, प्रोनाउंस करने मुश्किल हो रही है। एनपीटी की जो ट्रीटी थी ना, वो क्या कहती है? वो कहती है 3 अल्फाज। पहली चीज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप उसको कोशिश करेंगे, आप उसको दूसरों को ना दें, स्प्रेड ना करें, पहली चीज। सेकेंड चीज, आप अगर न्यूक्लियर कंट्री नहीं है तो आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, आप कोशिश करेंगे न्यूक्लियर वेपन का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, जिसका मतलब ये है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, उससे आप दूसरे पॉजिटिव काम करें, अल्टीमेटली आप उसको डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एनपीटी की आपकी ट्रीटी है। इस ट्रीटी को ईरान ने भी साइन किया था जिस वक्त ये लॉन्च हुई थी। अल्टीमेटली उस वक्त ईरान की जो कैपेबिलिटी थी और कैपेसिटी थी यूरेनियम की। अब यूरेनियम क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल है, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये वो कंपोनेंट है जिससे आप अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। अगर आपकी न्यूक्लियर कैपेसिटी, आपका यूरेनियम 90% से ज्यादा है, इट मींस यू हैव बिकम एन अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। सर ये कहाँ से आई है? सवाल कहाँ से? भाई फैक्ट होना चाहिए ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA, ठीक है, इस इदारे का काम ये है कि ये न्यूक्लियर की इंस्पेक्शन करता है। 60% न्यूक्लियर उस वक्त, 60% यूरेनियम उस वक्त था ईरान के पास जब इन्होंने एनपीटी की ट्रीटी साइन की थी। बाद में 2000 के ज़माने के बाद पता चला कि ईरान ने कुछ फैसिलिटीज़ के अंदर क्या किया था, यूरेनियम को छुपा के रखा था, जो बाद में रिवील हुआ। इस खबर के बाद ऑब्वियस सी बात, आप सब गैस कर चुके हैं, सबसे बुरा जो लगा होगा वो अमेरिका को लगा होगा, जस्ट बिकॉज IAEA जो है वो अमेरिका का ही इदारा है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की करें, और IAEA की बात करें, तो ये बड़े बड़े इदारे जो है, इसकी मेजरली फंडिंग जो जाती है, इसको स्टार्ट करने मेजरली हाथ अमेरिका का है, जो कि इस वक्त करेंटली सुपर पावर है। IAEA ने कहा था उस वक्त, IAEA ने कहा था, जो एटॉमिक एनर्जी के हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा था 60% यूरेनियम है, विच मीन्स के हमारा जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जा रहा, वो सेफ है इस वक्त। तो एनपीटी थ्योरी भी साइन हुई। एनपीटी थ्योरी का बात लफ्ज यूज करता हूँ तो इट मीन्स कि एनपीटी ट्रीटी की बात हो रही है। अल्टीमेटली इसको थ्योरी कहें, इसको ट्रीटी कहें, अल्टीमेटली ये हमारे अलायंसेस थे, हमारे रूल्स थे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, 60% तो उस टाइम पे था। अब ईरान ने हल्के हल्के डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, किसकी? यूरेनियम की। देखिए हर कंट्री को हक है न्यूक्लियर पावर होने का, और ईरान ने ये बात क्लियरली कही थी कि मैं जब भी न्यूक्लियर को फॉर्म करूंगा, न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, मैं इसको डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसको अच्छे काम के लिए,
एनर्जी जनरेशन के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, और उसकी स्प्रेड आउट में हेल्प नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसको अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंसिव मोड के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब मसला ये है कि जब ईरान एक बार बना लेगा न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर कंट्री स्टेट बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इर्द गिर्द की कंट्रीज, लोग से मुराद है कंट्रीज, वो कंट्रीज क्या होंगी, थ्रेटन हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज एक न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री जो है कभी भी अपनी सोवरेनिटी पे, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। और अगले बंदे जब बोलेंगे बात, कुछ भी स्टेटमेंट देंगे, तो अल्टीमेटली वो भी डरते रहेंगे। उसका रीजन ये है कि कोई भी कंट्री अपनी सोवरेनिटी पे जब बात आती है तो खामोश नहीं बैठेगा। अब प्रॉब्लम आया किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था, ईरान ने कहा था अगर हम मुश्किल में फंसे तो हमारा भाई पाकिस्तान हमारे साथ है। अब इस पर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान साथ है कि नहीं। इसको समझने के लिए इसकी थोड़ी रूट कॉज और चीज़ों को समझते हैं। 1958 में हमने किसको अप्रोच किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF को। IMF एक ऐसा आलमी इदारा है जो हमें बार बार फंडिंग देता है, बार बार हमें पैसे देता है, और हर एक बेल आउट पैकेज के बाद हम बहुत खुश होते हैं। जब तक बेल आउट पैकेज नहीं मिलता हम परेशान होते हैं, और जब बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो हम ऐसी अयाशी करते हैं कि बस हो गया काम, मुल्क खुशहाली के रास्ते पे आ गया। सबसे बड़ा मसला ये, आप अपने दोस्त से उधार लेंगे तो आपका दोस्त कभी भी ये नहीं कहेगा यार ये ले पैसे ले और रख ले और भूल जा जो मसला है। जो अगर उधार कम हो तो शायद दोस्त से बोल दे, लेकिन अगर उधार बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ गेम फंस जाता है। प्रॉब्लम ये है, हमने IMF से 1958 में एक सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें 2001 के करीब जब 9/11 की हमारी वॉर हो रही थी, तो हमने अमेरिका का साथ दिया, और अल्टीमेटली उस वक्त हमारे ऊपर बहुत सारी US एड मिली हमें, और हमारे ऊपर जितने भी अमाउंट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी कर दी गई, और रूल्स बड़े लीनियंट किए गए, क्योंकि IMF में मेजोरिटी शेयर किसका है, US का है, अमेरिका का। अब मसला यहाँ आया कि हमने करते 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 इतने लोन्स ले लिए हैं, अब अल्टीमेटली हर बार जब भी कोई बेल आउट पैकेज आता है वो आता है कंडीशन के साथ। आपने अपने दोस्त से अगर लिया हो 5,000 का लोन, तो शायद दोस्त भाई कोई मसला नहीं, अगले महीने देना। अगर आप अपने दोस्त से 50 लाख का लोन लेंगे तो यहाँ मसला शुरू हो जाएगा। आपका दोस्त कहेगा देखो यहाँ खर्च मत करना, कपड़े ये नहीं पहनना, कपड़े हल्के पहनो, परफ्यूम ये वाला खरीदना, घर यहाँ पे लेना, रेंट ज्यादा नहीं देना, हर चीज डिक्टेट करना शुरू कर देगा। यही कहानी हमारी और IMF की हुई है। हम दुनिया के वाहिद कंट्री जो 23 से ज़्यादा बार IMF के पास जा चुके हैं, और उसका मसला ये है कि हम हर बार जब भी हमारी गवर्नमेंट आती है वो सारी बजट प्लानिंग किसकी बेस पे करती है, वो सारी बजट प्लानिंग बेस करती है IMF के बेल आउट पैकेजेस के ऊपर। अब कोई पैसे देगा और कुछ बताए भी ना, ऐसा हो नहीं सकता। पैसे मिल जाते हैं हम बहुत खुश होते हैं, जब पैसे मिलते हैं तो अल्टीमेटली कुछ कंडीशंस भी मिलती हैं। उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है, कॉवेनेंट्स। आप उसको एक कंडीशन कहें, आप उसको कॉवेनेंट कहें, बात सेम ही है। आपको कुछ ना कुछ मुतालबात मानने पड़ते हैं, जिसमें रिसेंटली कुछ मुतालबात मैं आपको बताऊं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो नेगेटिव तरीके से यूँ समझे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान को नहीं पता होता IMF के साथ क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने की रजामंदी करते हैं। पैसे तो चाहिए अल्टीमेटली। तो अब IMF का एक बहुत बड़ा रेटोरिक है, जो कह सकते हैं उसको, कि बार बार ये बात आ रही है सामने, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। मसला ये है अगर ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज हो गए तो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा खतरा होगा। कैपिटलिज्म कहता है जिस बंदे के पास पैसे हैं, जिसके पास पे करने की ताकत है, उसी को दो वो सर्विस, अदरवाइज नहीं है तो खामोश बैठो, खामोशी से कोई ज़रूरत नहीं उससे अपनी सर्विस देने की। तो इसका मतलब ये गुर्बत और बढ़ेगी, क्राइम रेट और ऊपर जाएगा। सेकेंड चीज, ऑस्टेरिटी मेजर्स का नाम शायद आपने बार बार सुना। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या है, किफायत शौरी। आपने क्या करना है, कम खर्चा करना है, बचत करनी है। और थर्ड चीज जो IMF ने कही है वो कंडीशन में काउंट होती है, टैक्स नेट को बढ़ाना है। और यही रीजन है हमारे पास बार बार टैक्स रिफॉर्म्स का नाम बार बार आता है, और हर दूसरी बार टैक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जस्ट बिकॉज जब कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा तो पैसा आएगा कहाँ से। सवाल ये, इतना बड़ा बेल आउट पैकेज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है पाकिस्तान को, हर बार हम IMF के सामने जाके खड़े क्यों जाते हैं, और हमारी खुद मुख्तारी पे सवालिया निशान क्यों बनता है। लोन लेते हैं तो कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस के आने की वजह से हमारी सोवरेनिटी है, जो खुद मुख्तारी है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से वो दब जाती है। प्रॉब्लम ये आता है, हम जब खुद मुख्तार नहीं है तो इसका मतलब अपने फैसले नहीं कर सकते। जब हम अपने फैसले नहीं कर सकते तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए पाकिस्तान ने ईरान के टाइम पे भी डिप्लोमेसी से काम लिया, खामोशी के साथ अपने अल्फाज से कंडेम किया, मजम्मत की इस बात की कि आपने गलत किया है और मिसाइल नहीं जाना चाहिए था इसराइल की तरफ से। बट अल्टीमेटली हम डायरेक्टली इस पर कुछ नहीं कह सकते, जस्ट बिकॉज हम कुछ भी अगेंस्ट में मामला करेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर आलमी तौर पर बनना शुरू होता है, जो अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी को अफेक्ट करेगा। तो हुकूमत
हमारी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेती जो अल्टीमेटली हमारी पब्लिक को अफेक्ट करे। ठीक है, हमारा कर्जा इतना बड़ा क्यों बढ़ गया? अगेन सवाल का एक सिंपल सा जवाब है जिसको बोलते हैं सर्कुलर डेट। पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट क्या होता है? शायद कभी सुना हो या शायद कभी नहीं सुना हो। सर्कुलर डेट का मतलब ये है, जैसे आप समझ लें पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज के साथ कोई और फेडरल का, लेट्स सपोज हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस और पाकिस्तान रेलवेज का आपस में लेन देन होता है। पाकिस्तान रेलवेज कुछ खत लिखता है किसको? पोस्ट ऑफिस को। मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए खत लिखता है किसी और बंदे को। अब एक गवर्नमेंट का इदारा दूसरे गवर्नमेंट के इदारे को पैसे देने के लायबिल है, मतलब पैसे देना चाहता है और देने चाहिए क्योंकि वो दूसरे इदारे की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है। अब मसला ये होता है, पोस्ट ऑफिस जो भी पाकिस्तान रेलवेज जो भी खत भेजती है पोस्ट ऑफिस को कि आपने ये आगे पहुंचाने हैं, वो खत तो चले आते हैं टाइम से, लेकिन शायद उसका अमाउंट टाइमली बेसिस पे नहीं दिया जाता। ये दो इदारे मैंने इस वक्त मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं जो इनके अंदर ये इशूज़ है। इसको कहते हैं सर्कुलर डेट। अब पोस्ट ऑफिस के पास जब पैसा होगा ही नहीं, जो पाकिस्तान रेलवे ने रिलीज ही नहीं किया खत भेजने की मद में, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे पोस्ट ऑफिस के, तो वो जब आगे से उधार लेंगे, क्या मतलब आगे उन्होंने लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक या बिजली इस्तेमाल की, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, अब वो उस बिल को भी पेंडेंसी पे डाल देंगे, वो बिल नहीं पे करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं वापदा की, तो वापदा अगेन गवर्नमेंट का इदारा है। वापदा फिर क्या करेगा? अल्टीमेटली आगे वाले जिस इदारे को उसने पे करना था उसको पे नहीं कर पाएगा। इस तरह हर दूसरा इदारा एक दूसरे से क्या कर रहा होगा? उधार ले चुका होगा। इसलिए अल्फाज बड़े इस्तेमाल होते हैं, सर्कुलर डेट। आई होप मैंने इसको बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को समझा दिया आपको, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। डेट को पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है? पाकिस्तान को बार बार IMF के प्रोग्राम को लेना पड़ता है क्योंकि हमें क्या करना है? इंजेक्ट करना है, कुछ न कुछ पैसा अपनी इकोनॉमी में डालना है। अगर हम इससे परमानेंटली निकलना चाहते हैं, तो हर दूसरे चौराहे पे बात बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मुल्क तबाह हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मुल्क तबाह हो रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है और ख़त्म हो रहा है। हर चीज़ का एक हल होता है। हमें अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर करना है। हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कॉटन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर अक्सर और बेशतर तबाह इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो सही से बारिश को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो अगर उम्मीद लगाई गई हो कि 1 बिलियन का रेवेन्यू होगा, तो वहाँ जाके कहीं 500 मिलियन या 50 मिलियन या 10 मिलियन का रेवेन्यू होता है, जिसका मतलब ये इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सही नहीं है। हमारी बहुत सारी इनफॉर्मल इकोनॉमीज है, मतलब ये कि कुछ चीज़ें लेन देन डायरेक्टली हो जाती है, वो इकोनॉमी में ट्रैप नहीं हो पाती। पता नहीं चलता हमारे इदारों को कि कितनी लेन देन असल में हुई है इन कंपैरिजन के हमारे पास जितनी लेन देन शो की जाती है। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ एक्सचेंज रेट, जो कि एक बहुत बड़ा मौमा एक ज़माने से चलता आ रहा है। एक्सचेंज रेट जितना ऊपर जाएगा हमारा कर्जा डबल और ट्रिपल होता जाएगा वक्त के साथ साथ। हमारा ईरान वाली बात पे आते हैं। जब इसराइल ने बॉम्बिंग की किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, तो ईरान ने भी रिटेलिएशन की। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला, ये सवाल हमारे जहन में बार बार होना चाहिए, होता नहीं है, हम पता नहीं क्यों ये समझते नहीं है। मीडिया, टेलीविज़न, यूट्यूब, टीवी चैनल्स हमें कुछ ना कुछ बेचे जा रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। इसकी मिसाल ये थी, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट का न्यूज़पेपर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़पेपर देखें, तो हमेशा इसराइल की खबर ऐसे पोस्ट की जाती है जैसे वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ, अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता। इसराइल ने वॉर स्टार्ट की थी, पहला मिसाइल इसराइल की तरफ से ईरान पे गया, तब ईरान ने क्या क्या रिटेलिएट किया, बट अल्टीमेटली जब ईरान मिसाइल फेंकता है तो न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते हैं, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े इदारे, BBC न्यूज़ इसमें शामिल है, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, बहुत बड़े बड़े इदारे, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं ईरान शॉट डाउन 2 मिसाइल्स विच लेड टू डेथ ऑफ 4 पीपल इन हॉस्पिटल। जब भी बात आती है इसराइल को रिपोर्ट करने की, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को खोल दिया जाता है कि बहुत जुल्म हो रहा है ईरान की तरफ से, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब बात आती है इसराइल की, तो शायद हमारी रिपोर्टिंग ही इतनी आउट हो जाती है कि अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़े बड़े फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं, सबसे पहले जो बहुत अहम रोल अदा करता है वो हमारा मीडिया होता है। हमारी मीडिया से मतलब ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रहे, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है कि जब मीडिया को कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दी जाती है कि आपने ये खबर इस तरह करनी है और इस तरह चलानी है और इस तरह बात करनी है, इसके अलावा आप कोई बात नहीं करेंगे। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा इदारा है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC न्यूज़ है, ये क्या कर रहे हैं? आपका माइंड बना रहे हैं किसी बंदे के लिहाज से कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है।
आज अगर आप किसी इंसान को अच्छा समझते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपका मीडिया होगा, क्योंकि आपने कोई न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये बात की गई होगी कि फला इंसान ने खुशहाली कर दी। आप हमारे थंबनेल देख लें न्यूज़ चैनल्स के, उसमें लिखा होगा हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, और उसमें कोई अच्छी बात होगी। जैसे एक मिसाल देते हैं, बहुत सी छोटी सी मिसाल है, शायद आपको समझ आए और हंसी भी आए सुन के। हुकूमत ने 1 रुपये पेट्रोल रिलीफ दे दिया। 10 दिन पहले 12 रुपये पेट्रोल पे पड़े थे, या 5 रुपये, 1 रुपये रिलीफ दिया। एक बहुत बड़ी खबर, हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज, 50 पैसा पेट्रोल फी लीटर में कमी, बहुत बड़ा रिलीफ है। पूरी अगर CD70 की बाइक भी फुल करवा देना, तब भी जाके कहीं बहुत मुश्किल अगर आपको 800 रुपये बचेंगे टोटल में, अगर 1600 की बाइक होती है फुल फिल, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। ये मैंने 50% लगा लिया उस अमाउंट का, ठीक है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कितने लीटर्स आप डलवाते हैं, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी और वो कितने का लीटर है, तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। लेकिन अल्टीमेटली वो रिलीफ इतना बड़ा रिलीफ नहीं होता जिस तरह लिखा जाता है कि खुशहाली, क्योंकि 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाए गए जगह होते हैं रिसेंटली। तो क्या होता है, मीडिया को खरीदा जाता है, उनको कहा जाता है ये न्यूज़ आपने देनी है, और इस तरीके से ये न्यूज़ आपने आगे सेल करनी है। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ चैनल जो होते हैं प्रो गवर्नमेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी करे, और कुछ चैनल हमेशा गवर्नमेंट के एंटी होते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है सारी कहानी के अंदर, हम सब इंसान हैं, हम सब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। जो बुराई हो वो क्रिटिसाइज़ की जाए, लेकिन उस क्रिटिसिज्म का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम सामने वाले को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके क्रिटिसिज्म को और ऊपर उछाल लें, ठीक है। एक अच्छा इंसान, उसमें भी बुराई होती है, और एक बुरे इंसान में भी बुराई होती है। बस फर्क इतना होता है कि हम अपनी आंखें खुली रख के उनकी बुराई और अच्छाई को देखना होता है। अच्छाई और बुराई की जंग में जो मैंने मीडिया का खुलासा किया, उसको लिंक करते हैं ईरान की जंग के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान के यहाँ से ये बात सुनने में आ रही है कि वो क्या कर रहा है, NPT जो हमारी ट्रीटी है उसमें से विड्रॉ कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसको अपने साथ डिफेंस करना है। ईरान ने इतने सारे मिसाइल्स किए फेंके, इन बिटवीन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं पीस मेकर हूँ, मैं डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता हूँ। अमेरिका ने भी 2-3 मिसाइल गिरा दी, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। अब जब ट्रम्प को याद आई ये बात कि मैं तो पीस मेकर था, मैं ये क्या कर रहा हूँ, वर्ल्ड में मेरा इमेज खराब हो रहा है, क्योंकि लोग अब आंखों से देख रहे हैं, मीडिया का वेट थोड़ी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं आंखों से, यार ये क्या हो रहा है। तो मिसाइल अमेरिका ने डायरेक्टली हिट किया है ईरान को, तो ईरान को हिट करने के बाद ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है, बड़ी अजीब सी बात है। दो दोस्त, जैसे मेरा दोस्त कोई हरकत करेगा और मैं ये बोल दूं यार पता नहीं क्यों कर रहा है, तो आप कहेंगे यार आपका दोस्त है, आप समझा नहीं सकते। इसराइल ने बहुत सारे बॉम्ब गिरा दिया, जब 12 आवर्स दिए गए, किसके लिए, सीज फायर के लिए। तो ट्रम्प ने ऐसे इशारा किया या ऐसा फील करवाया अपनी स्टेटमेंट में, अपनी स्पीच में, कि शायद वो इसराइल का दोस्त ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा आई एम वेरी अनहैप्पी विद इसराइल एंड ईरान बोथ, दे आर नॉट डूइंग इट राइट। इस सारे खेल में अगर आप देखें खामोशी के साथ, तो जो खित्ते में तबाही हो रही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है चाइना को, उसका ट्रेड हिट हो रहा है। सेकंड सबसे बड़ा फायदा किसका हो रहा है, एक नुकसान हो गया, एक फायदा सबसे बड़ा, आर्म्स वेपन बिक रहे हैं। वेपन जितना ज़्यादा बिकेगा उतना कोई ना कोई कंट्री रेवेन्यू कमाएगा। तीसरी चीज़, अब जो रिसेंट न्यूज़ सुनने में आया, इसराइल क्या हो रहा है, इसराइल अल्टीमेटली बैंकरप्सी के करीब है। जब इसराइल बैंकरप्सी के करीब होगा तो अल्टीमेटली कौन सपोर्ट करेगा, ये फैसला आपको पहले ही पता है, ये जवाब आपको पहले ही पता है। मुझे लगता है ये जवाब बताने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कौन है उसके पीछे, वो ट्रम्प ही होगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्टीमेटली आप उसको यही कहते हैं जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। विद योर नॉलेज, रिसर्च होनी चाहिए इसके पीछे, और बैकिंग होनी चाहिए न्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।